हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है 11th अकाउंट्स के लिए और इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं अपने 11th अकाउंट्स के थर्ड चैप्टर थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को। इस वीडियो के इफेक्टिव यूज के लिए आपको इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को देखना बहुत जरूरी है। लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो और चलिए सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे सामने है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस है, कुछ गाइडलाइंस का सेट है हमारे पास। दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये और कुछ नहीं हमारा गैप ही है। जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को यानी इन गाइडलाइंस को हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं that are followed for the preparation and presentation of financial statement। बेसिकली इतना सिंपल सा मीनिंग है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कुछ नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बना दिया। किसने इशू किया, किसने बनाई ये गाइडलाइंस? एक हमारी एपेक्स बॉडी ऑफ अकाउंटिंग है इंडिया में, जिसको बोला गया ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, इसने कुछ गाइडलाइंस बनाई कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, उनके प्रेजेंटेशन करोगे, उनको प्रिपेयर करोगे, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कर लेना। और उनका नाम रख दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि इन स्टैंडर्ड्स के अंदर रह के ही आप अकाउंटिंग करोगे। दे आर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। कहता है ये अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं जो रिलेट करते हैं मेजरमेंट से। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को किस तरीके से मेजर करना है, रिकॉग्निशन से किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। याद करो, हमने पढ़ा था एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसका नाम था रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें देखा था हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। ट्रीटमेंट, डिफरेंट ट्रांजैक्शन को किस तरीके से ट्रीट करना है अकाउंट्स में। प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट करके किस तरीके से डिस्क्लोज करना है अपनी बुक्स के अंदर, ये हमें बताते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय ICAI। आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के MCQs आने हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बॉडी ने इशू किए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर क्या है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द गाइडलाइंस और प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में भी वही पढ़ा है। तो यानी ये तो बहुत सिंपल से एक नेचर पता लग गया कि ये गाइडलाइंस होती हैं हमारी। ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखो, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो काम कर रहे हैं। सब बिजनेसेस अपने अकाउंट्स भी बनाते होंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती होंगी एंड में। तो उन सभी बिजनेसेस की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी सब एक तरीके से अकाउंट बनाए। देखो, अकाउंट्स तो सबके अलग अलग ही होंगे, बट सब एक तरीका फॉलो करें। तो यानी यहां पर हमें नेचर पता लगा कि ये लेके आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लिखते हुए कि यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं। सेम सिमिलर अकाउंट्स, कंपैरिजन इजी हो जाता है अगर अकाउंट सिमिलर तरीके से बने हो तो। प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो उस कंट्री में, जिस कंट्री के अंदर है, वहां के लॉज को फॉलो करते हुए, बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉलो करते हुए बने हैं। देखो, हमारा इंडिया का जो लॉ है वो ऑब्वियसली कुछ अदर कंट्री से, वेस्ट कुछ डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों ही कंट्री से अलग हो सकता है। तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने वो हमारी कंट्री में जो लॉ चल रहा है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है, उसको फॉलो करते हुए बने हुए हैं। ये मैंडेटरी इन नेचर है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया में रहते हुए अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो और आप इनको फॉलो ना करो। तो ये तो मैंडेटरी इन नेचर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि ये रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, नन ऑफ द अबव, ऐसे ही 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि मैंडेटरी इन नेचर है। इसके बाद है AS have been, accounting standards have been made flexible। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज किया जा सकता है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि अगर आपके अकाउंट्स को बनाते हुए कुछ डिफरेंट पॉलिसीज की जरूरत है ना, तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। एग्जांपल दिया गया,
डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। डेप्रिसिएशन आप एक चैप्टर पढ़ोगे 11th क्लास में, दो मेथड है। एक में मेथड बोला गया कि एसएलएम मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक डब्ल्यूडीवी मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कह रहा है आपके बिजनेस को जोन सा सूटेबल मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल हो पूरे तरीके से कि इन दोनों में से कोई भी चूज कर लो। अभी हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो उसके अंदर इन मेथड्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। इवन डेप्रिसिएशन के लिए भी हमारे पास एक एएस बना हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारा जो एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव्स है कि मिनिमाइज कर देता है ये डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को। मैंने अभी आपको, हमने ऊपर नेचर में पढ़ा था कि यहां पर यूनिफॉर्मिटी लेके आता है, यहां पर भी वही कह रहा है कि जो डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, यानी कि अलग अलग लोग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं अकाउंट्स को बनाने में, उनको खत्म करके यूनिफॉर्मिटी लेके आता है यहां पे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो अकाउंट्स एक बेटर और इजीली कंपेरेबल व्यू दे पाए। तो ये है इसका पहला ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारे पास प्रमोट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ऑब्जेक्टिव हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनी है, यानी अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि आपको ना जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी उनके बारे में बताया जाएगा कि आप ये अडॉप्ट करो अपने बिजनेस में और इनको अडॉप्ट ना करो। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पॉलिसी मेरे बिजनेस पे लगनी होती है, मुझे पता नहीं है, तो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू पता लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर आइटम की डील को कैसे करना है, कैसे उसको बिजनेस में अप्लाई करना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन ऑफ टू और मोर एंटिटीज। यानी अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन यानी डिफरेंट तरीके खत्म हो चुके हैं, सब लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, तो यानी हम लोग कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। टू एंटिटीज का कंपैरिजन, अगर वो सेम पॉलिसीज के थ्रू अकाउंट्स बने हुए तो उनका कंपैरिजन इजी हो गया। उसके बाद है एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरे पास आप आए, आप मेरे अकाउंटिंग यूजर हो, मैं अपने बैंक के पास गया, मैंने बैंक से बोला सर मुझे ना लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। बैंक चेक करेगा कि क्या आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाई है। अगर बनाई है तो बैंक मेरे अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन होगी, जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा कंपैरिजन टू दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट या दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनी होंगी। यानी ये रिलायबल ज्यादा होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो वो ज्यादा रिलायबल होंगे। यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या यूटिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमारे पास, क्या यूज, यूटिलिटी को हिंदी में उपयोगिता बोल सकते हैं। क्या उपयोगिता है? प्रोवाइड द नॉर्म्स, नॉर्म्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगा यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन को खत्म करने के लिए नॉर्म्स प्रोवाइड कर दिया हमें। एक हमारे पास नॉर्म्स के सेट तैयार हो गया, गाइडलाइंस तैयार हो गई कि इनको फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लो। इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, बार बार इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट को आप समझिए ध्यान से कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर हमें नॉर्म्स, एक गाइडलाइंस तैयार हो गई, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस तैयार हो गए। यूनिफॉर्मिटी आ गई हमारे पास, ये इसकी यूटिलिटी थी कि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी आ गई, सबके अकाउंट्स यूनिफॉर्म तरीके से बने हुए हैं। क्रिएट कॉन्फिडेंस, अगेन मैं बोलूंगा ऊपर जो हमारे पास पॉइंट है रिलायबल, यानी ये वाले अकाउंट्स जो होते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बने होते हैं ज्यादा रिलायबल होते हैं। यहां पर भी यही बात कर रहा है वो। हेल्प ऑडिटर्स, ऑडिटर्स जो है हमारे अकाउंटेंट्स, बेसिकली अकाउंट्स के महापंडित जो हमारे ऑडिटर्स है, उनको हेल्प होती है अकाउंट्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने की, समझने की, अगर जो अकाउंट्स होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप में रह के बने होंगे तो। ठीक है जी, ये हमारे पास मेन चीजें खत्म हो गई। इसके बाद अब जो भी चीज बनती है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हमेशा होती हैं। तो लिमिटेशन है सबसे पहले, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो मैन मेड है, इनको मैन मेड ना बोल के ह्यूमन मेड बोलना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कि ये मैन मेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, यानी कि ये हमेशा वेरिफिकेशन, देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं है जो हमेशा सेम रहेंगे। जब जैसे जैसे लॉ चेंज होगा कंट्री के अंदर या अदर पॉलिसीज चेंज होंगी, या फिर आपकी हो सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ इस तरीके से या ट्रांजैक्शन का नेचर कुछ ऐसा है कि वहां पर आप नहीं फॉलो कर पाओगे इसको,
तो ये मैन मेड होने का मतलब है कि ये हमेशा वेरिफिकेशन टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे और अक्सर इनका वेरिफिकेशन टेस्ट फेल होगा। तो मैन मेड इसकी लिमिटेशंस है, साइंटिफिक स्टडी के बेस पे नहीं बने हुए, ये एक्सपीरियंस के बेस पे बने हुए हैं। नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री। आपकी कंट्री के लॉज और बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज होते ही इनको भी चेंज करना पड़ जाएगा। यानी देखो, इसीलिए तो आपने सुना होगा कि ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया, इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब कंट्री के अंदर लॉ चेंज होता है या फिर कंट्री के अंदर क्या कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, तो हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी उसको कंपैरिजन, उसको ध्यान में रखते हुए चेंजेस को लाना पड़ता है। तो ये थी हमारे पास लिमिटेशंस। तो हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मीनिंग से लेकर लिमिटेशंस तक सब कवर कर लिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो भी। हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने अभी आपको पढ़वाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें हमने क्या देखा? उसमें देखा कि अगर आप विद इन इंडिया बिजनेस कर रहे हो और अगर आपको अपने अकाउंट्स का, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन करना है उनका और उनको प्रिपेयर करना है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हो, यानी आपका बिजनेस मोर देन वन कंट्री आउट ऑफ इंडिया भी चलता है, तो आप फॉलो करोगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यानी आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बिजनेस की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, जिनको बोला जाता है आईएफआरएस। क्या मीनिंग है आईएफआरएस का? IFRS is nothing but the accounting standards developed by the International Accounting Standard Board। किसने डेवलप किए थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया वाले? वो डेवलप किए थे इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। और यहाँ पर जो डेवलप किए हैं वो किए हैं IASB, इंस्टीट्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है IFRS है, उनको डेवलप किया है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सेट है जो आपने इंटरनेशनली बिजनेस करते हुए फॉलो करने हैं। यानी ये बिल्कुल सेम है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह ही। बस जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर प्रिंसिपल बेस्ड है और ये रूल बेस्ड है। इनके ऊपर रूल जो है वो क्लियर होते हैं कि आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन IFRS। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है IFRS को फॉलो करके? यानी अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेके गए हो और IFRS को फॉलो करना पड़ रहा है, तो अभी फाइव स्टेटमेंट्स आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर आपको तीन चीजों को कवर करने की जरूरत पड़ेगी: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। यानी पहली आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी अकॉर्डिंग टू IFRS वो होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर तीन चीजें आएंगी: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसके अंदर आप अपने बिजनेस के रेवेन्यूज और अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को कॉम्प्रिहेंसिव वे में शो करोगे। यानी बेसिकली ये स्टेटमेंट आपके प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करने में हेल्प करेगी। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड का मतलब जो मालिकों का पैसा होता है, बिजनेस के जो मालिक है उनका जो पैसा होता है। तो अगर उनमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें वो इस स्टेटमेंट के थ्रू पता लगेगा। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट, ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आपका जो कैश का इनफ्लो या फिर कैश का जो आउटफ्लो होता है वो हमें इस स्टेटमेंट के थ्रू पता लगेगा। और फाइनली हमारे पास है नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो, आपने अकाउंट्स को बनाते हुए हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए कुछ नोट्स का सहारा लो, कुछ नोट्स बनाओ, तो वो अपने नोट्स नीचे फुट नोट्स की तरह शो करने हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो उनको भी शो करना है। तो हमारे IFRS में बोला गया कि ये 5 तरीके की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं जो हमने बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हमें बनाना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स की तरह ही है। देखो, इसके ऊपर आपको एग्जाम में 3-4 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस बॉडी के थ्रू डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को, देखो वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा, IFRS का टॉपिक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बट वो आगे फर्दर क्लासेस में, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे। बड़ी क्लासेस का मतलब 12th में भी नहीं पढ़ोगे, 12th के बाद आपको पढ़ने को मिलेंगे IFRS, वो भी तब जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करोगे।
तो ठीक है, ये हमारे पास थे अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। इस चैप्टर के अंदर हमने कवर किया थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ा, ठीक है। फिर हमने कवर किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, एंड देन हमने कवर किया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को। तो हमने अपने थर्ड चैप्टर को एंड कर लिया, और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।